हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक होगा साइंस का, कौन सा टॉपिक होगा? हम पढ़ेंगे तरंग के बारे में और ध्वनि के बारे में। टॉपिक हमारा है तरंग और ध्वनि। तरंग और ध्वनि, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो कोई सा एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, और यहाँ तक कि आपका आर ओ यहाँ से भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता जाएगा। बहुत अच्छे से चीजों को पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज हम। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना यही है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से शेयर और लाइक करें, ठीक है। जो कि हमारे मोटिवेशन के कारण बनता है और हम और अपना कंटेंट और अपनी क्लास को बेटर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम देखेंगे तरंग। क्या होता है भैया तरंग? देखिए, तरंग, आपने देखा होगा तरंग बहुत तरीकों की होती है। कभी कभी आप अगर कोई बड़ी सी लस्सी है, आप उसको ऐसे झटका दीजिए, तभी क्या होता है, ऐसे ऐसे अगर झटका देंगे तो ऐसे ऐसे क्या होगा, एक लहर बनती है। दूसरा, पानी है, स्थिर पानी है रुका हुआ, उसमें आप पत्थर फेंकिए तो ऐसे ऐसे, वो भी क्या है, तरंग है। तो एक प्रकार की तरंग क्या है, तरंग एक प्रकार का बिछोब है, यानी डिस्टर्बेंस है। क्या है? डिस्टर्बेंस है, जो माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना ऊर्जा, एनर्जी और संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। कहने का मतलब हुआ, हमने पत्थर मारा, यहाँ एनर्जी जनरेट हुई, यहाँ पे ये एनर्जी धीरे 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 कहाँ जाके अंत समय तक, अनंत तक जाके, मतलब कहीं दूर तक जाके लोप हो गया चीजों को। ठीक है, तो यही क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है, जो कणों के, जो माध्यम के कणों को, जो इसमें मान मान लीजिए एक माध्यम के कण है, उसमें ऊर्जा और एनर्जी, ऊर्जा और संवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या स्थानांतरित करने का प्रयास या स्थानांतरित करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तरंग। क्या है? एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस ही तो है। ठीक, चलिए अब माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं तो तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, और तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला है हमारा यांत्रिक तरंगे, जिसमें मैकेनिकल वेव कहते हैं यांत्रिक तरंगे। सबसे पहली बात क्या है, शर्त क्या है यांत्रिक तरंगों के लिए, कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं इसके लिए शर्त क्या है कि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस अनिवार्य। अगर ये भौतिक माध्यम नहीं होंगे तो जो यांत्रिक तरंगे हैं, ठीक है, यांत्रिक मतलब यंत्रों द्वारा तरंगे निकलती हैं, उसके लिए आपको ठोस, द्रव, गैस होना अनिवार्य। अगर ये नहीं होगा तो ये चीजें ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या संचरण नहीं कर पाएंगे। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बहुत सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए आपने सुना होगा कि भैया, मान लीजिए ये निर्वात है, यानी एक कोई कमरा है और निर्वात है, उसमें हवा नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं है, बिल्कुल खाली है, शून्य है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप इस कोने खड़े हैं, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना, तो आप अगर यहाँ बोल रहे होंगे तो ये सुन नहीं पाएगा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, माध्यम की। और इसमें माध्यम है ही नहीं, माध्यम, हवा एक माध्यम का काम कर जाती है। जब हवा है ही नहीं, माध्यम है ही नहीं, तो क्या होगा, आपकी आवाज यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो वो व्यक्ति सुन नहीं पाएगा। इसीलिए बोला है, तो जो मैकेनिकल वेव्स हैं, यांत्रिक तरंगे, उनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस होना अनिवार्य है। ठीक हो गया। दूसरा, अभी वही चीज आ गई, दूसरा पॉइंट, कि भैया ये तरंगे निर्वात यानी वैक्यूम में, यानी यहाँ पे वैक्यूम है, निर्वात है, ये तरंगे यहाँ पे गमन नहीं कर सकती। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब कणों के कंपन की दिशा के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, और दूसरा अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक हो गया। चलिए, तो चलिए अब हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? देखिए थ्योरी पे मत जाइए, मैं भी आपको एग्जांपल के थ्रू चीजों को क्लियर कर दूंगा। देखिए, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर यानी पैरेलल कंपन करते हैं, संपीड़न यानी कंप्रेशन, और विरलन रिफ्रैक्शन के रूप में आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब सिंपल से देखो, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग जब आप छोड़ोगे ना तो कैसे काम करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक है। पीछे पीछे वाले में लड़ेगा, आगे जाएगा, फिर पीछे लड़ेगा, फिर आगे जाएगा, ऐसे कंप्रेशन विरलन, कंप्रेशन विरलन, ऐसे ही चलेगा ना। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, अब इसको एक सिरे को खींचिए और फिर छोड़िए, क्या होगा, इसमें लड़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये पीछे जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, एक दूसरे टकराते टकराते जाएंगे। क्या हो रहा है? पैरेलल कंपन कर रहे हैं। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो ऐसे यानी कंप्रेशन और विरलन के रूप में आगे बढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? ऐसे, ठीक है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आप भूकंपी तरंगों को देखो, जब भी कोई भूकंप मापा जाता है तो क्या कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है ना, रिएक्टर स्केल पे ऐसे ऐसे दिखाएगा। ये क्या हो रहा है, ये आपकी कौन सी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, ध्वनि तरंगे इसमें काम करती हैं, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे काम करती हैं, ठीक है। भूकंपी तरंगे इसी के एग्जाम्पल के रूप में
काम करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल क्या है इसके, अनुदैर्ध्य के क्या एग्जाम्पल है, ध्वनि तरंगे हो गए, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे होंगे, भूकंपी तरंगे होंगे। और दूसरा एक तरंग पता है कैसे चलती है, दूसरी तरंग अगर मैं बात करूं ऐसे चलती है, कैसे, ऐसे एक बार सरंग गर्द ऐसे करके चलेगी। अब अगर आप खुद सोचो, अगर ध्वनि तरंग ऐसे चल रही है तो एक बार ये अगर मैं यहाँ पे ये लाइन खींचूं और एक बार ये प्लस में ये माइनस, तो अगर ऐसे ध्वनि तरंग इसमें चले, एक एग्जांपल के तौर पे ध्वनि तरंग इसमें चले तो आपको आधी बात सुनाई देगी, आधी नहीं सुनाई देगी। यही तो हो रहा है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, भूकंपी तरंगे आपके अनुदैर्ध्य में आएगी, किसमें, अनुदैर्ध्य में, लॉन्गिट्यूडनल में आएगा। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है सेट। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या हो गई। अब अनुप्रस्थ तरंगों की मैं बात करूं, बिल्कुल अनुप्रस्थ तरंगे भी मैंने समझा दी, ये वाली तरंगे, इसके माध्यम के कारण तरंग संचरण की दिशा में तरंग संचरण जब करते हैं तो लंबवत परपेंडिकुलर कंपन करते हैं, और ये एक बार तरंग बनाएंगे और एक बार गर्त बनाएंगे। सरंग बनाएंगे, ये सरंग ऊपर हिस्सा हुआ सरंग और ये नीचे हिस्सा गर्त हो गया, इसके रूप में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसमें, सरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ते हैं। शर्त केवल यह है कि यह केवल ठोसों में द्रवों के ऊपरी सतह पर उत्पन्न होती है। ठीक है, द्रव के भीतर नहीं। अब पानी के भीतर ऐसे तरंगे थोड़ी बनेंगे, क्या है, सतह पर बनेंगे और ठोसों में उत्पन्न होती है, केवल ठोसों में तथा द्रव के ऊपरी सतह पर ये तरंगे उत्पन्न होंगी। जैसे रस्सी आप लीजिए और रस्सी, तनी हुई रस्सी, उसमें झटका दीजिए हल्का तो ऐसे ऐसे करके जाएगी, क्या हो रहा है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे शांत जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। सितार जो है, तार जो भी तार है, सितार के तार की कंपन तरंगे, और भूकंपी तरंगे की एस वाली, ये प्राइमरी तरंगे जो होती है ना, भूकंपी तरंग की जो प्राइमरी तरंगे होती है उसको हम अनुदैर्ध्य में रखते हैं, और जो ये लॉन्गिट्यूडनल भूकंप एस तरंगे हैं, एस सेकेंडरी वेव्स हैं, उसको हम इसमें किसमें, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया इतना, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ये चीजें क्लियर हो गया। अगर आपके अनुप्रस्थ तरंग कौन सी तरंग है तो आपको एग्जांपल के तौर पे पी तरंग में अनुदैर्ध्य और एस में क्या है, एस में आपका अनुप्रस्थ है। ठीक, क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ को लिख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, टी से याद रखना, एस टी। अब ये देखिए बन गया कुछ, क्या बन गया, एस और टी, एस के साथ हमेशा टी आएगा, यानी सेकेंडरी भूकंपी द्वितीय जो सेकेंडरी वेव्स हैं, यानी ध्वनि भूकंप की सेकेंडरी वेव्स हैं, ठीक है, उसमें टी काम आएगा, यानी ट्रांसदर्भ होगी, यानी अनुप्रस्थ होंगी। ट्रांसदर्भ का मतलब अनुप्रस्थ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, शायद समझ में आ गया। क्लियर। स्प्रिंग, ये सितार के तार हैं, ना कि स्प्रिंग है। ठीक है, सितार में स्प्रिंग नहीं लगती, तार लगते हैं। कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, उसमें अधिकतर तार का ही प्रयोग होता है, पतले पतले तारों का प्रयोग होता है। ठीक, अब दूसरा क्या होता है, ये तो हमने देख लिया भैया, पहली यांत्रिक तरंगे। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्या, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हमने समझा कि भैया जो तरंग होती है, एक पहली यांत्रिक तरंग है जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता, दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में चल सकते हैं। यानी अर्थात मैंने अभी बताया था, अगर कोई कमरा है, कमरे में अगर हवा बिल्कुल नहीं, निर्वात है, यानी वैक्यूम में है, तो इसमें भी ये संचरण कर सकते हैं, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश आप लाइट करिए, लाइट, इस कमरा है उसमें कुछ भी हवा नहीं है, तो ये तब भी इसमें जो लाइट है ना, प्रकाश, ये चल सकती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर जाएगी। ठीक हो गया। ये सभी तरंगे स्वभाव से अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ अभी हमने देखा, कौन सी अनुप्रस्थ होगी, ये वाली। ठीक, कैसी होती है, ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे श्रृंगार्थ बनाते हुए। ठीक हो गया, क्लियर है। अनुप्रस्थ आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे किस प्रकार की तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे कही जाती है। ठीक हो गया। अब एग्जाम फैक्ट क्या है आपके पास, जो कैथोड किरणें होती हैं, कैनाल किरणें होती हैं, अल्फा और बीटा किरणें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे नहीं होती हैं। समझ में आ गया। आपको एग्जाम्पल ये याद रखना है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स कोई भी एग्जाम हो, ये एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा और बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम में विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो तरंग दैर्ध्य बढ़ने और आवृत्ति के घटते क्रम में कुछ चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, क्या है, सबसे पहले गामा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, दृश्य, अवरक्त, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो तरंगे। ठीक है, यानी घटते क्रम में। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। यहाँ पे ये मैं नोट बनाता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा साथ में, कि अगर मैं एक लाइनिंग करूं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो आपको दिखेगा
कि आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है, गामा की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, गामा की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, ठीक। और सबसे कम आवृत्ति किसकी है, रेडियो तरंगों की, रेडियो की आवृत्ति सबसे कम है, ठीक। तो अगर देखिए यहां से यहां तक जाने में आवृत्ति कम हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का जो तरंग दैर्ध्य होगा, इसकी जो गामा की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, तरंग दैर्ध्य सबसे कम हुआ है। और सबसे ज्यादा किसकी, रेडियो की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। क्लियर है जी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा, ये उल्टा होता है, यानी अगर आवृत्ति कम होगी, जिसकी भी आवृत्ति जितनी कम होगी उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी ज्यादा होगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको फिजिक्स में नहीं जाना, कम से कम इतना आपको ये आपको पता होना चाहिए, गामा फिर एक्सरे फिर परावैंगनी, गामा एक्स परावैंगनी दृश्य विजिबल। अब ये विजिबल बीच में आता है, दृश्य तरंगे दृश्य प्रकाश हमेशा बीच में आता है, ठीक है। और उसके बाद अवरक्त, और फिर माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे। इसको आप सीरियल वाइज 1 2 बार 3 बार लिख के रख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि बीच में हो गया दृश्य और इधर किनारे हो गया गामा। गामा की आवृत्ति आपको पता है कि सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बस एक बार डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद भूलेगा नहीं। फिर लास्ट में लिखिए रेडियो। अब हमें पता है कि गामा के बाद हमेशा एक्स आता है, और इधर रेडियो के पहले क्या आता है, माइक्रोवेव। ये हमें पता चल गया। अब हमें एक एक और लिखना है, एक्स एक्स के बाद यूवी एक्स यू, ऐसे याद कर लो। क्या है, गामा एक्स तुम हो, गामा एक्स तुम हो, गामा मान लीजिए गामा एक्स तुम हो, यू, यू का मतलब यू हो, गामा एक्स यू हो, फिर दृश्य, उसके बाद दृश्य कौन करेगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, और फिर माइक्रोवेव। आपको पता है इतनी सारी चीजें, बस ऐसे याद कर लीजिए कि इसकी आवृत्ति गामा की सबसे ज्यादा, गामा की आवृत्ति ज्यादा होती है, सबसे कम आवृत्ति होती है रेडियो की, और सबसे ज्यादा जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है गामा की, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो की। इतनी चीजें अगर आपको पता है, बस इसी यही से एग्जाम में फंस जाता है। पीसीएस या आरओ के एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आता है भाई। आप नोट किताब उठा के नोट्स पीवाईक्यू उठा के देखिए, आपका एग्जाम में सब कुछ मिलेगा। ट्रिपल एससी के साथ साथ अदर एग्जाम में भी यहाँ से पूछ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ध्वनि तरंगे। अभी हमने ध्वनि तरंगों के बारे में बात किया था। ध्वनि तरंग किसका पार्ट है, अनुदैर्ध्य का ही पार्ट है। अनुदैर्ध्य को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में चल सकते हैं, ठीक। और अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ ठोसों में और द्रव के सतह पर चलेंगे। तो मूल सिद्धांत क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, क्या है, जो वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अब हम जैसे बोल रहे हैं, तो हमारे जो स्वर कंठ हैं, कंठ स्वर हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपन ही तो हो रहा है, कंपन के द्वारा ही तो हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। वही है कि माध्यम की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा या अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं सकते, क्योंकि वहां पे माध्यम नहीं होता है, ठीक है, माध्यम नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है। अब देखिए कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे अवश्रव्य तरंगे क्या होती है, इंफ्रासोनिक जिसको बोलते हैं, एक ऑडिबल तरंगे होती हैं, एक अल्ट्रासोनिक होती हैं, ठीक है। तो अवश्रव्य तरंगे होती है, इंफ्रासोनिक होती हैं 20 एचजेड से कम। जैसे आपको पता है कि जो ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन कान है वो कितना सुन सकते हैं, 20 एचजेड से लेके 20,000 एचजेड तक सुन सकते हैं, 20,000 एचजेड तक के बीच का चीजें सुन सकते हैं। तो वही, और उससे कम भी कौन सुनेगा, बाद में कौन सुनेगा, तो वही हम बात कर रहे हैं। अवसरभ जो इंफ्रासोनिक, इससे पहले इंफ्रासोनिक होता है, उसके बाद सबसे बाद में अल्ट्रासोनिक होता है। इंफ्रासोनिक इन है, अल्ट्रा मतलब अप है, बीच वाला ऑडिबल हो गया, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे मानव कान सुन नहीं सकते, इसे बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। भूकंप आने से ठीक पहले पृथ्वी के भीतर से उत्सर्जित तरंगे, इस प्रकार के तरंगे हाथी को, वैल को और गैंडे आपस में संवाद के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। कौन सी, अवश्रव्य तरंगे। क्लियर है, मानव कान इसमें इसको नहीं सुन सकते। इतना क्लियर हो गया, अवश्रव्य इंफ्रासोनिक समझ में आ गया। और ऑडिबल वेव्स जो होती हैं, यानी श्रव्य वेव, जो श्रव्य तरंगे हैं, उसको 20 एचजेड से लेकर 20,000 एचजेड के बीच रखा गया है, और यह 20,000 के एचजेड, ठीक है, किलोवाट हर्ट्ज, 20 के एचजेड यानी 20 किलोवाट हर्ट्ज। इसे मानव कान आसानी से सुन सकते हैं। इसमें मानव कान के लिए भी सुटेबल में या फिर डेंजर में कौन कौन से अभी आगे हम देखेंगे। और अगला है पराश्रव्य तरंगे, यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों की बात करें तो 20,000 एचजेड से अधिक, ठीक है। इसे भी मानव कान नहीं सुन सकते, परंतु कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली सुन सकती है, चमगादड़ और डॉल्फिन वगैरह इसको आसानी से सुन सकते हैं। चमगादड़ जब उड़ता है ना, तो रात के अंधेरे में इसे शिकार करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। यानी उसको कैसे होता है, देखिए उसको दिखाई तो देता नहीं है, क्या होता है, पराश्रव्य तरंगे बहुत तेजी में छोड़ेगा, अगर वो टकरा के वापस आ गए तो तुरंत वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी रात के अंधेरे में, अभी तो नहीं उतने निकलते हैं, जब आज से कुछ साल पहले चमगादड़ या गाँव में चमगादड़ होते थे,
या अभी भी हैं लेकिन उतना मानव के बीच अभी नहीं रह रहे हैं। तो क्या होता था कि आपके कान के पास से निकल के जा रहा है, क्या हो रहा है, वो अपने उसने पराशर वितरण छोड़ी, आपके शरीर से टकरा के जैसे उसके पास पहुंच गया तो उसको लगा अरे हाँ यार कुछ सामने है, तो क्या होगा, फट फट से रास्ता अपना बदल देता था। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो पराशर में तरंगों का प्रयोग कौन कर रहा है, चमगादड़ रात के अंधेरे में शिकार करने के लिए, ठीक है, करता है। अब शिकार को पहचान लेता है, उसको अपनी जो स्मेलिंग सेंस होती है इस प्रकार से, ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, पराशर तरंगों के अगर मैं अनुप्रयोग यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, पराशर अल्ट्रासोनिक क्या होता है, सोनार में इसका यूज किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने में, पानी के डूबे हुए जहाजों में, पनडुब्बियों के और बर्फ की चट्टानों का पता लगाने आदमी के, चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड में, ईसीजी में यानी इको कार्डियोग्राफी में, गुर्दे की पथरी किडनी स्टोन को बारीकी कण को तोड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों की चिमनियों को कालिक साफ करने में, कीमती कपड़ों और घड़ियों के बारीक पुर्जों को भी सफाई करने में पराशर वितरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम फैक्ट है, इसको रट लीजिएगा बिल्कुल। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। जैसे सामान्य चाल में अगर देखा जाए ध्वनि 332 मीटर पर सेकंड यानी एक मिनट में 332 एक मीटर पर सेकंड, सॉरी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 332 का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 332 मीटर ये जाएगी। ठीक हो गया, कितना, कौन सी, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। टेम्परेचर ध्वनि की चाल क्या है, 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर जाएगी 1 सेकंड में। ठीक है, तथा सामान्य सामान्य तापमान पर 343 मीटर पर सेकंड होती है। और अगर परीक्षा की दृष्टि से इस पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, देखिए जो हमारे एग्जाम पूछा तो वो, अब क्या होता है देखिए, समझने वाली क्या चीज है कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसमें ठोस में ज्यादा होती है, द्रव में ज्यादा होती है, स्टील में ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम में ज्यादा होती है, लोहे में, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा सबसे कम गैसों में होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होती है। बस यही आपको डायग्राम याद रखना है। इसके अलावा अब जो जितना ठोस ज्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ज्यादा अधिक होगी, उतनी ज्यादा अधिक होगी। तो यहाँ से एग्जाम में आपके परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। वैसे तो 332 मीटर पर सेकंड सामान्य ताप पर हो गया, मतलब सामान्य ताप पर 343 मीटर पर सेकंड के आसपास जाती है, और उससे मतलब एग्जाम में यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा ही जाता है, 332 मीटर पर सेकंड जनरली हर जगह लिखा होता है। ठीक, तो माध्यम की प्रकृति क्या है कि मैंने बोला कि सबसे ज्यादा ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। अब इसका मैं रीजन बताता हूँ। इसका रीजन सिंपल सा है कि जिसमें जितने ज्यादा मॉलिक्यूल पास पास होंगे, मान लीजिए एक ये ठोस है, इसके मॉलिक्यूल्स खूब आपस में बटे गट मतलब जुड़े हुए हैं बहुत तेजी के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखा है, तो क्या होगा, इसके अगर इसमें एनर्जी का संचलन होगा, अगर इसमें अगर देखा जाए तो ध्वनि अगर प्रवेश करेगी तो क्या होगा, मान लीजिए कि स्टील है, ये लोहा है, अगर इधर से हम एक प्रहार करते हैं तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल पूरे हिलेंगे नहीं हिलेंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बहुत तेजी के साथ अपना एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। लेकिन अगर ये पानी है, जल है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमने कुछ किया, इसको प्रेस किया या फिर जैसे भी इसको हमने तरंग इसमें उत्पन्न की, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, फिर जाके धीरे धीरे पहुंचेगा इधर। और गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, इसको धीरे धीरे चीजें होंगी। क्लियर है, मॉलिक्यूल पर निर्भर करता है, जो इसमें मॉलिक्यूल है कितने ज्यादा जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे वो उतना ही ज्यादा तेजी से ध्वनि का संचरण करेगा। बस इतना आपको बताना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एल्युमिनियम और इस्पात में ध्वनि की चाल वायु की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक होती है। ठीक है, 15 गुना अधिक होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर 15 या 45, तो लगभग 4500 या 4500 से 5000 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। तापमान टेम्परेचर बिल्कुल प्रभावित करता है। माध्यम का तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कैसे, अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए द्रव है, ये इसको मैंने हीट करने स्टार्ट किया। हीट जब किया तो इसके क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल अभी तक स्थिर थे वो क्या होंगे, बहुत तेजी से रन करना स्टार्ट करेंगे और आपस में तेजी से टकराएंगे। जब तेजी से टकराएंगे तो क्या होगा, ये ध्वनि का संचरण उतनी ही तेजी से करेंगे। तो क्या होता है, वही चीज है कि तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो द्रव हो, सब में उसकी चाल बढ़ेगी बढ़ेगी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी ना। क्या होता है, नमी भी, नम वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए हवा में नमी बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है हवा का जो घनत्व है ना, घनत्व का मतलब मेरी भाषा में मैं जैसे यूज करता हूँ, घनत्व का मतलब भीड़ से है। जितनी भीड़ कम होगी उतना ही क्या होगा, उतनी ही धीरे धीरे ट्रेवल करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तरंगों की या साउंड की, ध्वनि की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, ध्वनि की बात कर रहा हूँ, उतना ही क्या होगा, धीरे धीरे वो होगा। तो नम वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है, ठीक है, इसलिए हवा में नमी की बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक हो गया। यही कारण है कि बरसात के दिनों में या रात के समय ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं इसको फिर से समझाऊं तो यही होता है, यही कारण है कि हवा में जो होता है ना, पानी की भाप या का घनत्व जो होता है सूखी हवा से कम होता है। क्या बोला मैंने, कि हवा में पानी की भाप यानी जलवाष्प का घनत्व सूखी हवा से कम होता है। इसी वजह से हवा का कुल घंटा का कम हो जाता है, हवा का कुल घंटा कम होता है और ध्वनि की गति बढ़ जाती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि भैया अगर नमी बढ़ेगी तो क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। इतना आपको समझना है, आपको फिजिक्स इतना ही समझना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस समझ लीजिए, ठीक है। जिसको अगर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर वेपराइजेशन का बात हो जाती है और कुल घंटे की बात है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकती है आप लोग को। आपको इतना याद रखना है कि भैया अगर नमी बढ़ेगी ना तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, नमी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, बस इतना याद रखो। चलिए, प्रेशर बढ़ाने पर भी, यदि तापमान स्थिर रहे तो दाब बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर प्रेशर बढ़ाए जाएंगे, तापमान स्थिर है तो दाब बढ़ाने या घटाने से ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना है कि दाब बढ़ाने या घटाने पर, तापमान स्थिर होने पर, टेम्परेचर स्थिर है, क्योंकि टेम्परेचर स्थिर तो मॉलिक्यूल इधर उधर दौड़ेंगे। अगर टेम्परेचर स्थिर है, मतलब टेम्परेचर स्थिर नहीं होगा तो मॉलिक्यूल, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा जो भी है, तो मॉलिक्यूल या तो तेजी से भागेंगे या तो स्लो हो जाएंगे। तो भैया अगर तापमान स्थिर है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं हो रहा, तो उससे चाल पर कोई भी, ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, माध्यम की प्रकृति, तापमान बढ़ाने पर भैया ध्वनि की चाल बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ठीक है, और दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि तापमान स्थिर है तो, बस। उसके बाद देखो क्या होता है, तारतम्य पिच क्या होती है, कुछ चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से पिच पूछता है। पिच क्या होती है कि मान लीजिए आप कैसे पहचानते हो कि महिला बोल रही है या पुरुष बोल रहा है, कैसे आवाज, आपने आवाज सुन के तो पहचाना कि भैया ये पुरुष है, ये महिला है, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली, ध्वनि का एक लक्षण है जिसको मोटी ध्वनि या और पतली ध्वनि, श्रिल बोलते हैं, गर्व बोलते हैं, ग्रेव बोलते हैं, ग्रेव, ठीक है, ठीक है, पतली, श्रिल और ग्रेव, मोटी ध्वनि। अब कैसे पता चलेगा कि भैया कौन स्त्री है पुरुष है, ये सब आवाज से पता करते हैं। आपको प्यारी सी आवाज आई फोन पे तो आपने हाँ ये लड़की बोल रही है, मोटी सी आवाज आई डरावनी सी तो हाँ ये लड़का बोल रहा है, ठीक है। तो सिंपल से वो निर्भर करता है तारत पर, ये तारत तो पूरी तरह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। महिलाओं और बच्चों की आवाज आवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए उनका तारत्व क्या होता है, अधिक होता है। जितना तारत्व ज्यादा होगा उतनी ध्वनि क्या होगी, पतली होगी, उतनी ध्वनि श्रिल, पतली या तीखी होगी। क्या बोल रहा हूँ, इनका तारत्व तो अधिक होता है, इसी आवाज पतली होती है। जैसे मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व तो शेर की दहाड़ से अधिक होता है, ठीक है, इसीलिए वो भनभनाता है, ठीक है, और चुभती है वो ध्वनि। ठीक हो गया, क्लियर है, चुभती है, क्या मच्छर की ध्वनि चुभती ही तो है। तो जिसका तारत्व इत बहुत ज्यादा होता है तो वो क्या हो रही है, चुभ रही है हमारे कानों में, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, तारत्व जितना अधिक होगा उतनी ध्वनि क्या होगी, पतली होगी। उसी से आप पहचान लगा सकते हैं कि भैया क्या है, और तारत्व कम होगा तो मोटी होगी, तो आप ये भी पहचान लगा सकते हैं कि भैया स्त्री है या पुरुष है। क्लियर है। इको क्या होती है, इको मतलब गूंज, प्रतिध्वनि, गूंज। अगर कमरा बड़ा है और 17 मीटर से बड़ा है, क्या हो रहा है, 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो फिर से आवाज टकरा करके वापस आएगी। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी 6.6 मीटर या लगभग 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। मानव कान पर जो मस्तिष्क पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक, 0.1 सेकंड तक बना रहता है। कि भाई कोई अगर बोल रहा है सुनाई दे रहा है तो 0.1 सेकंड तक आपको सुनाई देगा, मतलब वो आपके दिमाग में रहेगा, ठीक। तो इको मतलब गूंज, दोबारा से वही आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है तो आप गूंज कहलाएगी, ठीक। पहाड़ पे दीवार से टकराकर, तो उसके लिए कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक हो गया, ये भी आपको। अनुसरण क्या होता है, अनुसरण क्या होता है कि किसी बड़े हॉल या ध्वनि स्रोतों के बंद होने पर भी, मान ली कमरा पूरा बंद है, इसमें पिक्चर चल रही है, कमरा पूरा बंद है, छत और फर्श से बार बार होने वाले परावर्तन के कारण ध्वनि कुछ समय तक गूंजते रहना अनुरणन कहलाता है। अनुरणन है, अनुसरण नहीं, अनुसरण है, ठीक है। रीवाइब्रेशन को बोलते हैं, रीवाइब्रेशन, ठीक। इसको करो, इसको अगर देखिए किसी हॉल में अगर बार बार ध्वनि गूंज रही है तो क्या होता है, आपने देखा होगा जो भी पिक्चर हॉल गए होंगे तो वहां पे क्या होता है, पूरी कारपेट लगी होती है, चारों तरफ बंद होता है पूरा। तो क्या होता है, इसे कम करने के लिए बड़े बड़े हॉलों, सिनेमा घरों में छतों और दीवारों पर फाइबर ग्लास
या फिर पल्प बोर्ड या भारी पदार्थों, या आपने देखा होगा ध्वनि अवशोषक सामग्री, या फिर उस पर कारपेट वगैरह बिछा करके क्या होते हैं उसको बंद कर देते हैं, जिससे अगर आवाज वहां तक जा रही है तो वो उसी को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, वो दीवारें आवाज सोख ले। इतना किया जाता है। तो अनुरणन को कैसे किया जाता है? ठीक है, रीवाइब्रेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, यानी अनुरणन। क्लियर हो गया ये भी। डॉपलर प्रभाव क्या होता है कि जब किसी ध्वनि स्रोत, ये ट्रेन, एम्बुलेंस और श्रोता की भी सापेक्षिक गति मोशन होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। जैसे आप समझ लीजिए, आप प्लेटफॉर्म में सड़क किनारे खड़े हैं और कोई गाड़ी बहुत तेजी से आ रही है हॉर्न बजाते हुए, जितनी पास आती जाएगी आपको ध्वनि तेजी सुनाती जाएगी, आवृत्ति बदल रही है उसकी बार बार। ठीक है, तो वही होता है डॉपलर प्रभाव। क्या? जब किसी ध्वनि और श्रोता की भी सापेक्ष गति जो रिलेटिव मोशन होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जब उस श्रोता के पास आता है तो आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति मतलब तारत तो उसका बढ़ा हुआ महसूस होता है, तीखी आवाज। और जब दूर होता है तो आवृत्ति घटी हुई महसूस होती है, यानी थोड़ा सुकून मिलता है। अब ट्रेन है, बहुत दूर से सुनाई दे रही है, अच्छा लग रहा है, पास में आके कान के पास चिल्ला रही है, क्योंकि उसका तारत तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जब तारत ज्यादा होगा तो आपको क्या होगा, वो आपको चुभेगी वो आवाज। जितना तारत ज्यादा वो चुभेगी, तो क्या होगा, इसीलिए ये से अब दूर होती तो उसकी आवृत्ति घटी हुई होती है, तो क्या होता है, ठीक ठाक सुनाई देता है, अच्छा लग रहा है। ठीक, तो यही आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जितनी तारत आवृत्ति ज्यादा होगी आप, और ये तारत तो किस पे निर्भर करता है, तारत तो किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी ना, तारत उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? उपयोग पुलिस द्वारा वाहनों के गति मापने के लिए स्पीड स्पीड गन का प्रयोग इसीलिए किया था। डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत ही स्पीड गन का प्रयोग करते हैं। ठीक, कि दूर से ही स्पीड माप ली। ठीक, मैक संख्या क्या होती है, सोनिक बूम क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। किसी माध्यम में पिंड की चाल उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। कि पिंड की चाल कितनी है और ध्वनि की चाल, ये एक सिंपल सी है, कंपेयर करना है किसको, किसी भी वस्तु की गति कितनी है और ध्वनि की चाल कितनी है। अगर हमने ध्वनि के चाल से कंपेयर करा, ठीक है, और इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं, मैक संख्या कहते हैं। और ये बेसिकली जो फाइटर प्लेन होते हैं उसकी स्पीड मापने के लिए किया जाता है, फाइटर प्लेन। ठीक, क्लियर? सुपरसोनिक क्या होती है? जब किसी पिंड जैसे लड़ाकू विमान की चाल ध्वनि की चाल से अधिक, कितनी मैक अधिक है, जैसे आपकी आजकल की जो विमान आ रहे हैं कई ज्यादा मैक के हैं, और आपकी मिसाइलें कई ज्यादा मैक की हैं। ठीक, तो इसको हम ध्वनि से कंपेयर करते हैं, भैया ध्वनि से कितनी तेज चल रहा है। सुपरसोनिक का मतलब हो गया कि भैया जब किसी पिंड जैसे लड़ाकू की ध्वनि की चाल से जब हम अधिक हो जाती है, तो उसको हम सुपरसोनिक कहते हैं, ध्वनि की चाल सुपरसोनिक। और एक होता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक कई गुना ज्यादा होती है। ठीक, कई गुना हाइपरसोनिक। अभी हमारे पास सुपरसोनिक विमान है, अब हम हाइपरसोनिक बनाने की कोशिश करें, जिससे 5 मैक 7 मैक ऐसे करके बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक, तो सुपरसोनिक, अब सोनिक बूम क्या होता है, ये आपको सुपरसोनिक पता चल गया, हाइपरसोनिक पता चल गया। अब हम सोनिक बूम की बात कर लेते हैं। सुपरसोनिक चाल से अगर कोई चीज सुपर सोनिक चाल से चले, वाले विमान अपने पीछे हवा में अत्यधिक ऊर्जा वाली एक शॉक वेव छोड़ता है, इससे बहुत तेज धमाके पैदा होते हैं, जिसे सोनिक बूम कहते हैं, और इमारतों की खिड़कियां और कांच टूट जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से आपके पास से जब जेट विमान, यानी जो फाइटर प्लेन होते हैं, अगर आपके पास से बिल्कुल तेजी से निकले, तो क्या होता है, कान फट जाते हैं, धरती थर्रा उठती है, यही होता है ना। तो वही है सुपरसोनिक, क्योंकि वो एक क्या करते हैं, एक शॉक वेव छोड़ते हैं पीछे, क्या होते हैं, और ये शॉक वेव क्या होते हैं, बहुत तेज धमाका पैदा करते हैं, जिसे ही सोनिक बूम कहा जाता है। और इससे क्या होता है, आसपास की जो खिड़कियां हैं, इमारतें, ये सब टूट जाती हैं, तो इसी को बोलते हैं सोनिक बूम। ठीक, आप देखे होंगे जेट विमान कितनी आसमान में इतनी ऊंची से तेजी से निकलता है, तब भी इतनी गड़गड़ाहट के साथ आवाज, तो वही होती है सोनिक बूम। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ये सोनार क्या होता है, रडार क्या होता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग सोनार करता है, रडार क्या होता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है, ये भी पता होना चाहिए। जल के भीतर सोनार का यूज जलीय माध्यम में, और रडार वायुमंडल में, अंतरिक्ष में, हवाई माध्यम में। काम क्या होता है, समुद्र की गहराई, डूबी पनडुब्बी में मलबे आके पता लगाने के लिए। और रडार जहाजों, हवाई जहाजों, मिसाइलों के उसके मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भैया जो सीपीसीबी है, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वो ध्वनि की कुछ तीव्रताओं को मानक के आधार पर उसने तोला है। क्या? कि आवासीय क्षेत्र में लगभग लगभग जहां पर लोग रहे 55 डेसिबल होना चाहिए दिन में, और रात में 45 डेसिबल होना चाहिए, इतनी आवाज हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। जो बिल्कुल साइलेंस जोन है वहां पे स्कूल के आसपास में दिन में 50 डेसिबल, रात में 40 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे 75 डेसिबल, और रात में 70 डेसिबल के आसपास होनी चाहिए। या डब्ल्यूएचओ के अनुसार मानव स्वास्थ्य के लिए 45 डेसिबल की ध्वनि सबसे सर्वोत्तम है, और 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि लगातार सुनने से बहरेपन की समस्या हो सकती है। तो इतना आपको बताना चाहिए, और ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, इतना आप ढंग से करते हैं, इससे बाहर आपके इसको एमसीक्यू के माध्यम से मैं इस टॉपिक को भी कंप्लीट करा दूंगा। आप इतना तैयार कीजिए, इस पे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।